जय हिंद। करीब करीब 2 साल पहले 2 वीडियो बनाए थे सी पैक पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। आज भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर पे ही बात करेंगे जो कि रिसेंट G20 में अनाउंस हुआ था। आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आईमैक का ओवरव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन आपको 5 से 6 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसे एक पूरे के पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को खराब कर देता है, ये भी आज हम जानेंगे। आईमैक की वजह से मिडिल ईस्ट में जो चेंजेस होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, ये हमें दिख जाएंगे और दिखने भी लगे हैं। कहीं ना कहीं इजराइल हमास वॉर भी इस आईमैक प्रोजेक्ट से लिंक करता है। इजराइल हमास वॉर आईमैक की वजह से हो रहा है, ये बात कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है, लेकिन रिसेंटली G20 की मीट हुई थी, उसमें 8 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करी थी कि हम PGII के तहत एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो ये PGII क्या है? PGII का मतलब है पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और आईमैक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जैसे चाइना का BRI था, मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वैसे ही वेस्ट का PGII है। चाइना ने BRI लॉन्च किया, वेस्ट ने G7 समिट में 2022 G7 समिट में PGII को लॉन्च किया। इसके तहत PGII के तहत ये आईमैक बनाया जा रहा है। बेसिकली आईमैक का जो मेन मोटिव है वो यही है कि BRI को काउंटर किया जाए। तो BRI के अंडर CPEC बना और PGII के अंडर आईमैक बना, एज सिंपल एज दैट। और जो BRI है वो CPEC बनाने के बाद चाइना पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, और PGII जब आईमैक को लॉन्च करता है तो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करता है। आईमैक जो है वो एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हाइड्रोजन पाइपलाइंस, स्पीड डेटा केबल्स और जो रेलवे लाइंस हैं ये बिछाई जाएंगी, और बिछाने के बाद कंट्री टू कंट्री लिंक करवाया जाएगा। अब इसमें जो लैंड टू लैंड लिंकेज होगा कंट्रीज का, उसको रेलवे कॉरिडोर, और जो वाटर के साथ जो लिंकेज होगा उसको सी कॉरिडोर बोला जाएगा। तो आईमैक की ज़रूरत क्या पड़ी अभी? तो ऑलरेडी इसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें से एक मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ BRI का काउंटर। दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी का डेवलपमेंट इन मिडिल ईस्ट। तीसरा है कि जो स्विस कैनाल है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करी जाए। चौथा रीज़न है पीस और कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए मिडिल ईस्ट में। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आईमैक का अनाउंसमेंट हुआ। अब इनसे होगा क्या? मतलब मिडिल ईस्ट में इन पॉइंट्स की वजह से सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, और जो मल्टीपल कंट्रीज हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम इस रूट को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। तो आपको दिख रहा होगा कि मुंद्रा पोर्ट और मुंबई पोर्ट से एक सी कॉरिडोर बना हुआ है जो कि UAE पे जाके ख़त्म है। फिर UAE से एक रेल कॉरिडोर है जो कि सऊदी अरेबिया से होके फिर लेबनान से होके इजराइल पहुंचता है, इजराइल के हाफिया पोर्ट तक। और फिर हाफिया पोर्ट से ये जाता है ग्रीस, और ग्रीस यूरोप में है। और ये जो कंट्रीज आई थी इसके बीच में सऊदी अरेबिया, UAE, ये है मिडिल ईस्ट, और ये इंडिया एशिया का पार्ट। इजराइल का जो हाफिया पोर्ट है, इसको आप दिमाग में रखना, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आईमैक एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली कुछ देशों का या फिर बहुत से देशों का इस पर रिएक्शन आना, रेस्पॉन्स आना लाजमी था, आया भी। तो सबसे पहले उन कंट्रीज़ का रेस्पॉन्स जान लेते हैं जो कि इसकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे कि
इसराइल ने कहा कि दिस इज एन लार्जेस्ट और बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन आवर हिस्ट्री। यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट। और फिर सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि दिस इज गेम चेंजिंग। आईमैक के अनाउंसमेंट के बाद इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। वैसे तो इटली की प्राइम मिनिस्टर जी को, मेलोनी जी को, मोदी जी का महिला मित्र की तरह दिखाया गया था इंडियन सोशल मीडिया पे G20 के टाइम पे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हम BRI को छोड़ने का डिसीजन लेने वाले हैं। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी, फाइनल डिसीजन इज येट टू बी टेकन ऑन लीविंग BRI। तो मेलोनी जी ने ये बात आईमैक को कोट करते हुए तो नहीं बोली, लेकिन हमें डेट्स को देख के समझना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिक्स में कौन कब किसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी सी चीज़ें समझने के लिए ये चीज़ें या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें की कौन कब किसके लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो बाकी और भी फाउंडिंग मेंबर्स की स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी और ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, इराक, ये इन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे और इन्हीं के बारे में क्यों देखेंगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। और एक और छोटा सा रीज़न अगर मैं आपको दूँ तो ये है कि ये जो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमिक्स है उसको संवारने और बिगाड़ने का काम ये कंट्रीज कर सकती है और करती रहती हैं। सबसे पहले चाइना का रिएक्शन। तो चाइना का रिएक्शन देने से पहले मैं अपना रिएक्शन दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस करते हो और मैंने भी वैसा ही सिमिलर बिजनेस स्टेब्लिश किया है जिस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करके उसको ज़्यादा कोलेबरेटिव बना के उसको आपके ही सामने ला के खड़ा कर दिया है। तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपका रेस्पॉन्स क्या होगा? थोड़ा दर्द होगा ना। चाइना को भी दर्द हुआ। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा वी वेलकम आईमैक अंटिल इट डज नॉट बिकम अ जियोपॉलिटिकल टूल। 10 सितंबर 2023 G20 की मीटिंग के दौरान आईमैक का अनाउंसमेंट होता है। 11 सितंबर 2023 के दिन चाइना का सोशल मीडिया आईमैक को, PGII को BRI की कॉपी डिक्लेयर करने में लग जाता है। और चाइना का ये जो क्रिटिसिज्म था, वैसे तो ये चाइना का सोशल मीडिया कर रहा था, लेकिन हमें, आपको, पूरी दुनिया को पता है कि चाइना अपनी मीडिया को कितना सोशल रहने देता है। नंबर 2 पे रशिया का रिएक्शन वैसा ही रहा जैसा होना चाहिए था और इंडियंस एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि रशिया जो है भारत का बहुत सालों से मित्र रहा है। तो रशिया ने ना सिर्फ आईमैक की तारीफ की, उल्टा एक कदम आगे जाके मेक इन इंडिया की भी तारीफ की। लेकिन यहाँ तक ही व्लादिमीर पुतिन रुके नहीं। मतलब ये बोलने से पहले ही उन्होंने यूएसए को लपेट लिया था। उन्होंने कहा कि लास्ट मिनट पे यूएसए ने इसको आईमैक को ज्वाइन किया है, और क्यों किया है पता नहीं। एक तरीके से पुतिन ने टॉन्ट मारा था अमेरिका पे BRI को लेकर। नंबर 3 पे टर्की का रिएक्शन सबसे अजीब रहा इसमें। मतलब टर्की का रिएक्शन कुछ ऐसा था, कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? सर ये आपत्तिजनक बात है सर। ये टर्की के प्रेसिडेंट ने इंडिया को कहा कि हम भारत से नाखुश हैं, भारत हमें ऐसे कैसे बाईपास कर सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टर्की के बिना कोई भी कॉरिडोर पॉसिबल है ही नहीं। आगे टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि टर्की जो है वो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी से लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है, फिर भी आपने टर्की को बाईपास कर दिया। आगे प्रेसिडेंट ने कहा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है आईमैक, ये राइवल बनने वाला है हमारे प्रोजेक्ट का। हमारा प्रोजेक्ट जो है टर्की ईरान डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट, इसका अब दुश्मन बनने वाला है। तो ये कुछ मेजर बातें थी जो टर्की ने भारत से कही। इसमें जो टर्की ने एक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा ब्रीफली देखने वाले हैं। Iraq has launched a $17 billion project to link a major port on its oil-rich southern coast to the border with Turkey by rail and road. Baghdad hopes the Development Road project will transform Iraq's economy and aging transport network after decades of war and crisis. इंटरनेट पे आपको इसका नाम मिलेगा डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट, ईरान डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट, लेकिन इसका पूरा नाम है टर्की ईरान
डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट। तो टर्की ने इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट 2023 मई 2023 में ही कर दी थी। $17 बिलियन का इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट था और इसका जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न जो है वो प्रिडिक्ट किया जा रहा है $4 बिलियन होने वाला है पर एनम, विथ 1 लाख जॉब ईयरली जनरेट करेगा टर्की। ये प्रोजेक्ट इराक के ग्रैंड फो पोर्ट से स्टार्ट होके टर्की के कोस्टल रीजन पे ख़त्म होगा। रेल और रोड दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे इसमें, जो कि एशिया, मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप को जोड़ेंगे। तो टर्की इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड रूट को समझ लेते हैं, ट्रेड रूट्स को। तो जो मेजरली हैवीली यूज़ किए जाने वाले जो 2 रूट्स हैं वो हैं, एक तो स्विस कैनाल वाला रूट और दूसरा है जो कि अफ्रीका के साउथ बॉटम कोस्टल रीजन के पास से होके यूरोप पहुंचता है। ये जो दोनों ही रूट है वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ते हैं। अभी के जो ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड रूट हैं, इन्हीं में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से टर्की ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। तो जो सेकंड वाला रूट है वो बहुत लंबा पड़ जाता है और जो फर्स्ट रूट है जो कि स्विस कैनाल से जाता है वो, उसमें दिक्कत ये है कि अगर स्विस कैनाल कभी ब्लॉक हो गया तो पूरा का पूरा ग्लोब का ट्रेड इफेक्ट हो जाता है उससे। आपने ये न्यूज़ देखी होगी जिसमें कार्गो शिप एक तरीके से वहाँ पर जो कंटेनर है वो वहाँ पर उलझ जाता है स्विस कैनाल के अंदर और फिर 1 हफ्ते तक ट्रेड बंद हो जाता है पूरे ग्लोब का। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कंट्रीज़ जो हैं वो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कॉरिडोर्स बना रही है अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। नंबर 4 पर है इराक। मतलब इराक का ऐसा कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्स तो आया नहीं है अभी आईमैक पे, लेकिन जब टर्की के ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर से पूछा गया कि अगर ईरान में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न रहेंगे तो क्या करोगे आप, तो टर्की के मिनिस्टर ने कहा कि उस रीजन में ऐसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होने वाला, क्योंकि वो रूट जो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है और जो इश्यूज आएंगे वो आईमैक रीजन में आएंगे, आईमैक रूट पे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो रीजन है वो एक वॉर जोन रीजन है। फिर टर्की के मिनिस्टर ने आगे इजराइल और सऊदी के नॉर्मलाइजेशन को पॉइंट आउट करते हुए कहा, अगर सऊदी और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो आईमैक की इम्प्लीमेंटेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्स इराक की तरफ से आया नहीं है, लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो वेलकमिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो जेन्युइन सी बात है, क्योंकि जो डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट है उसका राइवल है आईमैक, तो ये कोई वेलकमिंग रेस्पॉन्स तो होने नहीं वाला है इराक का। ईरान के रेस्पॉन्स में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी थी इस आर्टिकल में, तो इस न्यूज़ आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और बाकी मैं आपको ये आर्टिकल समझा ही दूंगा। ईरान के ऑफिशियल्स का मानना है कि आईमैक जो है ईरान प्लस रशिया के INSTC रूट को दिक्कत देने वाला है। अब जब हम ये INSTC रूट के बारे में जानेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि कैसे एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक एरिया की स्टेबिलिटी के साथ साथ अनस्टेबिलिटी भी ला सकता है। तो अब INSTC रूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडिया, ईरान और रशिया। वैसे तो जो इसका ऑन पेपर आइडिया है वो 2002 में ही आ चुका था, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और इसके बारे में जो मीटिंग्स है वो चालू हुई थी 2017 से। तो ये जो रूट है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये रूट इंडिया से स्टार्ट होके ईरान के चाबार पोर्ट से होके अजरबैजान के कोस्टल रीजन से होके रशिया में घुसता है और रशिया की कैपिटल मॉस्को में ख़त्म हो जाता है और फिर मॉस्को से यूरोप जाने में थोड़ा ही समय लगता है। ये तो हुआ INSTC कॉरिडोर का डिस्क्रिप्शन। तो इसमें नॉर्मली दिक्कत कहाँ है, मतलब अच्छा ही है ना, क्योंकि रशिया और इंडिया दोस्त हैं और यूरोप के पास ही मॉस्को है। तो इसमें दिक्कत यहाँ आई, इंडिया ने कहा, इंडिया के डिप्लोमेट्स ने कहा कि ईरान के ऑफिशियल्स को इंडिया ने बार बार बोला है कि आप चाबार पोर्ट और INSTC कॉरिडोर का डेवलपमेंट चालू रखो, लेकिन ईरान ने बार बार इसमें डिले किया है और इसी वजह से उन्होंने INSTC के कंपैरिजन में आईमैक को चूज करना सही समझा। एक और न्यूज़ आर्टिकल था ईरान्स अप्रोच टू INSTC।
ये दोनों न्यूज़ आर्टिकल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके देख लेना, अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया कि ईरान चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये INSTC को ख़त्म करे, इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज करे, क्योंकि इस रूट से मतलब इससे अगर ये फुल्ली इसको ऑपरेशनलाइज कर देता है तो इससे चाबार पोर्ट पे शिप्स की मूवमेंट बढ़ेगी, और जो ही मूवमेंट बढ़ना चालू होगा तो ईरान पैसे जनरेट करना चालू कर देगा। और ईरान के ही कुछ डिप्लोमेट्स ने, कुछ ऑफिशियल्स ने कैलकुलेशन की कि जब ईरान इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर देगा तो ईरान सीधा $2 बिलियन पर एनम से सीधा $20 बिलियन पर एनम जनरेट करने लग जाएगा, और फिर ईयर बाय ईयर ग्रो भी करेगा। इसीलिए ईरान चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये जो रूट है ख़त्म हो। अब क्योंकि रशिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है तो उसका इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होगा ही, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो ईरान और रशिया ने दोनों ने मिलके $38 बिलियन इस पर इन्वेस्ट किया है। और जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि ईरान और रशिया के जो ट्रेड रिलेशन है वो ठीक ही चले हैं ईयर बाय ईयर, उल्टा पॉजिटिव स्लोप की तरफ गए हैं। ऑन अदर हैंड जब ईरान और इंडिया के आप ट्रेड रिलेशन देखोगे तो उसमें आपको एक नेगेटिव स्लोप दिखेगा, और ये कंक्लूड कर पाओगे कि INSTC जिसमें इंडिया, ईरान और रशिया ये तीनों देश हैं, इसमें इंडिया और ईरान जो है वो ऐसा लगता नहीं है इस ग्राफ को देख के कि ये दोनों एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहे हैं। ऑन अदर हैंड रशिया और ईरान को देख लीजिए मतलब ईयर बाय ईयर जो बिजनेस रिलेशंस है, वो ट्रेड रिलेशंस है, वो ठीक ही होते जा रहे हैं। अगर INSTC रूट फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो जाता है IMEC से पहले तो ईरान को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, और अगर नहीं होता है तो नुकसान बहुत होगा। तो क्या ये जो इजराइल हमास वॉर है इससे ये IMEC लिंक करता है, और अगर करता है तो किसकी वजह से करता है, ये अब हम जानेंगे। वैसे तो इजराइल हमास वॉर पे एक सेपरेट और घंटे भर की वीडियो बन जाएगी, लेकिन इसमें अपना मेन मोटिव यही है कि क्या IMEC इसमें इन्वॉल्व है, और है तो किसकी वजह से है। इसीलिए आपको अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको काम आएगी आगे जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको समझने में। तो जब से ये इजराइल हमास वॉर चालू हुई है तब से एक सिमिलर सा टाइटल बहुत सी न्यूज़ एजेंसीज डाल रही है अपने न्यूज़ आर्टिकल्स में। तो वो टाइटल कुछ ऐसा है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास पुट्स IMEC ऑन अनसर्टेनिटी। अब ऐसा वो क्यों डाल रही है, इस टाइटल में ही वो बताते हैं कि सऊदी अरेबिया एंड इजराइल नॉर्मलाइजेशन वाज ऑन होल्ड ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। पर नॉर्मलाइजेशन शब्द का मतलब है नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया ने G20 मीटिंग्स में अपने नॉर्मलाइजेशन के सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिए थे कि तभी अचानक ये वॉर सामने आ जाती है, और फिर उंगली उठती है सीधी ईरान पे। ऐसा क्यों? क्योंकि INSTC की सक्सेस और IMEC का फेलियर ईरान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब कि INSTC की सक्सेस और IMEC की फेलियर का मतलब है ईरान की सक्सेस और सऊदी अरेबिया का फेलियर। यहाँ पर सऊदी अरेबिया का फेलियर मतलब है कि सऊदी अरेबिया को कम से कम फ़ायदा हो। ईरान ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो बार बार ईरान को क्रिटिसाइज़ करता रहता है। खुद सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से कहा और पूरे वर्ल्ड से कहा कि ईरान जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स करवाता है अरब पेनिसुला में। प्रॉक्सी मतलब समझते होंगे ना, कॉलेज में कभी प्रॉक्सी लगवाई हो तो। प्रॉक्सी मतलब होता है कि अपने इन्वॉल्वमेंट के बिना अपना काम निकलवा लेना। ईरान पे इसलिए भी बार बार उंगली उठाई जाती है क्योंकि ईरान जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को भेजता है कतर, इसलिए हमास के लीडर से मीटिंग करने के लिए। ईरान जो है रेगुलरली हमास को फंड करता है, और इसी वॉर में जो है ईरान के रॉकेट्स के पार्ट्स भी मिले हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ईरान को दोषी ठहरा सकते हो, या फिर आप ये समझ सकते हो कि ईरान का कितना इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में है या नहीं है। ईरान तो बहुत जोर से चाहता है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का नॉर्मलाइजेशन ना हो, जिससे कि IMEC होल्ड पे रहे और INSTC रूट को बनाया जा सके। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अगर मतलब है क्या। इसकी डेफिनेशन तो ये है कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, लेकिन एक्चुअली में है क्या। तो देखो, जैसे इजराइल जो है ये एक जूइश कंट्री है,
तो अभी सऊदी अरेबिया है एक अरब कंट्री जिसमें मुस्लिम का डोमिनेंस फुल है एकदम। तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जो इसराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करती है कि ये कंट्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसराइल ने पैलेस्टीनियंस को, यानी कि है तो मुस्लिम्स ही, और आपको हमको सबको पता है मुस्लिम्स में भाईचारा बहुत होता है, चाहे वो एक कंट्री में ना हो फिर भी बहुत होता है। और जब जब कोई पैलेस्टीनियन मरेगा इसराइल के ऊपर मुस्लिम्स दबाव बनाएंगे अपने लीडर्स को बोल के। तो अगर इसराइल को अभी रिकग्नाइज कर लेता है एज अ कंट्री साउथ अरेबिया, तो मुस्लिम्स जो हैं सऊदी अरेबिया की वो प्रिंस सलमान को बहुत गंदी सुनाने वाले हैं, और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अपने इस नॉर्मलाइजेशन की टॉक को होल्ड पे रखा है। अगर आईमैक के फाउंडर्स को आईमैक को सक्सेसफुल बनाना है तो उनको क्या करना होगा? दो जेन्युइन सॉल्यूशन है। या तो सबसे पहला है कि या तो वॉर को जल्दी से जल्दी ख़त्म होना होगा, या फिर आईमैक का रूट चेंज हो। अब जब रूट चेंज होगा तो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री से पास होके वो इतना बड़ा रूट जा रहा है, इसके कंपैरिजन में इसराइल का जो सिर्फ हाफिया पोर्ट है उसी से चले जाए, तो इसराइल से रूट चेंज करना होगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इसराइल से रूट चेंज हो। क्यों? क्योंकि जो हाफिया पोर्ट है वो है अपने मिस्टर गौतम अडानी का, और इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि गौतम अडानी को, यानी कि इंडियन बिजनेसमैन को, वहाँ पर लॉस हो। और पहला रीज़न जो मैंने आपको बताया था कि वॉर रुके, तो इसराइल ने तो साफ कह दिया है कि वॉर तो नहीं रुकने वाली, मतलब सीज फायर तो होने नहीं वाला। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन मतलब एक इम्पॉसिबल से लग रहे हैं अभी के लिए। तो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यूएसए जो है वो भी सुपर पावर है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसके लिए वो हमें आगे पता चल ही जाएगा कि आईमैक का क्या होने वाला है। आईमैक के फाउंडिंग मेंबर्स अगर जेन्युइन सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं तो ईरान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी। और बाकी इस पे यूएस कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाला है, क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि पीआरआई का जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोप और मिडिल ईस्ट में बढ़े। और ईरान जो है ये चाहता है अपना INSTC रूट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इराक और टर्की जो है वो भी चाहते हैं कि अपना इराक डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट जल्दी से ख़त्म हो, या फिर उस पर काम हो, उस पर ट्रेड चालू हो। सबके अपने अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं जिस पर वो लोग जाना चाहते हैं, वो कंट्री जाना चाहती है। तो इस वीडियो की समरी में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आईमैक की जो थ्रेड्स हैं वो इसराइल हमास वॉर से जुड़ी हुई है। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और तो ऐसा है कि ये जो टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब इस पे कोई भी उठ के इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। इसीलिए तो ये जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध है ये 50 सालों 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।